के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर सियासत बढ़ती जा रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि बालाकोट में 250 आतंकवादियों को मार गिराया गया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आज अमित शाह के दावों पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह को ये जानकारी कहां से मिली, सेना या सरकार ने तो ऐसी कोई जानकारी दी नहीं। सबसे पहले सुनाते हैं आपको अमित शाह ने क्या कहा। પુલવામાની અંદર ઘટના થઈ, પુલવામાની અંદર ઘટના થતાની સાથે જ બધાને એવું હતું કે આ વખતે તો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ના થઈ શકે, હવે શું થશે ત્યાં એલર્ટનેસ બહુ હતી। પરંતુ મિત્રો નરેન્દ્ર મોદી સરકારે બરોબર 13માના દિવસે એર સ્ટ્રાઇક કરી 250 થી વધારે આતંકવાદીઓને 100 એક પણ કેઝ્યુઅલિટી વગર। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी पार्टी कोई सबूत नहीं मांग रही, लेकिन पहले तो अमित शाह ये बताएं कि उनको 250 आतंकवादियों के मरने की जानकारी कहां से मिली। कपिल सिब्बल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अरुण कुमार सिंह ने। हमारे साथ कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल साहब, बीजेपी कह रहे हैं कि बाकी किसी को सबूत नहीं चाहिए, विपक्ष को और खास तौर से कांग्रेस को ही सबूत चाहिए। क्यों सबूत चाहिए? क्या सेना पर भरोसा नहीं? हमें तो बिल्कुल सबूत नहीं चाहिए। यही कह रहे हैं कि 250 लोग मारे गए, अमित शाह जी कह रहे हैं ना, तो उनको कैसे मालूम? बेचारे वो तो गए होंगे उनके साथ, सेनानी वायुसेना के साथ। उन्होंने भी हवाई जहाज में बैठे थे, फाइटर प्लेन में बैठे थे और फिर नीचे उतरे थे, फिर गिना था कितने को लोग मरे। या तो किसी ज्योतिषी ने बताया होगा। अमित शाह तो अंतर्यामी है ना, उनको सब मालूम है। भाई अमित शाह कौन है? सरकार के मंत्री हैं। अमित शाह के एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, तो उनको कैसे मालूम? किसने बताया उनको? डिफेंस सर्विसेज ने बताया? अगर बताया तो हमें भी बताया। अभी तो बयान आया है कि उनका काम ये नहीं है कि गिने के कितने लोग मरे, उनका केवल काम है कि टारगेट पे जो टारगेट हमें मिला है उसको ध्वस्त किया जाए। यही उन्होंने कहा है ना। तो अमित शाह जी को किसने बताया? अगर प्रधानमंत्री जी ने बताया तो बता दें हमें, अगर प्रधानमंत्री ने नहीं बताया, किसी और ने बताया, तो वो भी बता दें। और अगर अमित शाह को ये बात बताई जा सकती है क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, तो जो सारा विपक्ष है उनके अध्यक्षों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको भी सब चीज़ बतानी चाहिए। उनको क्यों नहीं बता रहे? तो हम तो सवाल पूछ ही नहीं रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं। और अगर ये आंकड़े बताते हैं तो निश्चित रूप से हम पूछेंगे कि आंकड़े आए कहाँ से। एयर स्ट्राइक पर सियासत के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। सिद्धू ने ट्वीट करके एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है कि 300 आतंकवादी मारे गए हैं या नहीं, फिर इसका क्या मकसद था? आप वहां आतंकवादी मारने गए थे या फिर पेड़ उखाड़ने? क्या ये एक चुनावी नौटंकी थी? सेना का राजनीतिकरण करना बंद कीजिए। जितना देश पवित्र है उतनी ही सेना भी पवित्र है। ऊंची दुकान फीका पकवान। वहीं अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के सैकड़ों आतंकियों के मारे जाने के बयान पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि क्या अमित शाह के मुताबिक सेना झूठ बोल रही है? सेना ने साफ साफ कहा है कि कोई मरे या नहीं मरे, कितने मरे ये नहीं कहा जा सकता। अपने चुनावी फायदे के लिए क्या अमित शाह और बीजेपी सेना को झूठ बोल रहे हैं? देश को सेना पर भरोसा है, क्या अमित शाह और बीजेपी को सेना पर भरोसा नहीं? पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक पर चल रही राजनीति के बीच वायुसेना ने अपना पक्ष रखा है। एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर जंगल में बम गिरते तो पाकिस्तान क्यों जवाबी हमला करता। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। एयरफोर्स ने यहाँ पर गिनती करने का काम नहीं है, एयरफोर्स ने नहीं की है यहाँ पर गिनती उन लोगों की जो हताहत हुए हैं, ये काम सरकार का है। Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that way. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. एयरक्राफ्ट MiG-21 के अपग्रेडेशन पर एयर चीफ मार्शल ने कहा कि एयरक्राफ्ट MiG-21 बाइसन अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें अच्छा वेपन सिस्टम है और वहीं एयर टू एयर मिसाइल की क्षमता भी है। हालांकि वायुसेना नए विमान लाने की योजना बना रही है। MiG-21 बाइसन
is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, a radar warning receiver, shaft flares, whatever it takes to make it, from 3rd generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स चीफ BS धनोआ ने कहा है कि अभिनंदन का विमान में उड़ान भरना मेडिकल टेस्ट पर निर्भर करता है. Whether he flies again or no depends on his medical fitness. That's why post ejection he has undergone a medical check. Thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit. उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब भारत का टॉप दुश्मन जैश ए मोहम्मद के निशाने पर है. आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने एक बयान में इमरान खान सरकार पर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया है. जैश ए मोहम्मद ने कल जारी बयान में ये भी माना कि भारतीय एयरफोर्स ने बालाकोट में उसके ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया है. हालांकि उसने इस दौरान मौतों से इनकार किया है. वहीं दूसरी ओर जैश ए मोहम्मद ने अपने सरगना अजहर मसूद की मौत से भी इनकार किया है. दरअसल कल ये खबर आई थी कि जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद की मौत हो गई है. हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है. जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामिया पर पाबंदी लगने के बाद संगठन के बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है. जांच एजेंसियां अब तक 52 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है और इस बात की जांच की जा रही है कि जमात इस्लामिया की अलगाववादी संगठन हुर्रियत से कितने गहरे रिश्ते हैं. हालांकि राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर ये साफ कर दिया है कि जमात इस्लामिया की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल्स, मदरसों और अनाथालयों को इस पाबंदी से मुक्त रखा जाएगा. लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जमात इस्लामिया पर पाबंदी का विरोध किया है. पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पे दबाव का एक और मोर्चा खुल गया है. पेरिस के संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान पे दबाव बढ़ा दिया है. डिटेल्स के साथ लंदन से जुड़ रहे हमारे संवाददाता संजय सूरी. संजय, ये बताएं कि FATF ने पाकिस्तान पर आखिर किस तरह का दबाव अब बनाया है? इस रिपोर्ट से दो बातें साफ हो जाती हैं. एक ये कि जो सिलसिला हम कब से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता कहते कुछ हैं और वहाँ की एजेंसियां करती कुछ और हैं. जाली एजेंसियों द्वारा आतंक को पैसे पहुँचाने का काम न केवल चल रहा है लेकिन बढ़ रहा है, ये साबित हुआ. लेकिन दूसरी ओर से देखें तो ये भी साफ है कि अब ये सब छुपाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल साबित हो रहा है. आखिर FATF ने ये धांधलेबाजी पहचान ली और पकड़ ली. FATF के अध्यक्ष मार्शल बिलिंग्सले ने हमें CNBC आवाज़ को कुछ ही दिन पहले पेरिस में कहा था कि FATF अब इस तरह की डीलिंग्स पर कड़ी निगाह रखेगी और ये सही साबित हुआ. इस प्रकार चलता रहा तो पाकिस्तान अपने आप को सबसे पहले हानि पहुंचाएगा. ये सब संकेत देखते हुए विश्व की संस्थाएं किसी ब्लैक लिस्टिंग से पहले ही पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने पर गहरा विचार करेंगी. शुक्रिया संजय तमाम डिटेल्स के लिए. हम आगे बढ़ते हैं. भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड टैरिफ को लेकर सहमति बन सकती है. इसके तहत भारत 7 ICT प्रोडक्ट से ड्यूटी घटा सकता है. लेकिन तमाम डिटेल्स के साथ संवाददाता असीम मंचंदा जुड़ गए हैं. तो असीम, ये बताएं कि आखिर किस तरह की सहमति बनी है और इस व्यापार समझौते से कितना फायदा होगा? देखिए, भारत ने भी अपने जो ड्यूटी लगनी थी US के प्रोडक्ट्स पे 2 मार्च तक लगनी थी, लेकिन उसको 15 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया. यानी कि इन 15 दिन के बीच में कोई दोनों के आपस में बीच में सहमति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है. भारत ने कुछ अपने प्रस्ताव जो है अमेरिका के सामने रखे और उन्हें उम्मीद है कि इसके ऊपर अमेरिका जो है जल्दी मंजूरी दे देगा. पहला तो ये है कि जो स्टैंड के प्राइजेस हैं उसकी प्राइजेस जो है उनके ऊपर कभी सरकार ने कैप जो है वो लगाया हुआ है, लेकिन उनको मंजूरी दी जा सकती है कि 30% तक प्रॉफिट मार्जिन करके आप जो है उसको अलाउ कर दीजिए. दूसरा ये कि 7 ICT प्रोडक्ट जिसमें कि अंदर की ICT कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जिसमें कि एप्पल के स्मार्टफोन्स आते हैं, वॉचेस आते हैं, दूसरे राउटर्स आते हैं, 4G के प्रोडक्ट्स आते हैं, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर से सरकार जो है ड्यूटी घटा सकती है. यानी कि आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट जो है वो भी सस्ते हो सकते हैं. इसके अलावा अमेरिका एक थोड़ी सी राहत दे सकता है. भारत की स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियों को उनके लिए कोटा जो है वो तय किया जा सकता है. 25% तक कोटा जो है उनके लिए तय कर सकता है कि वो 25% जिन्होंने पिछले 3 साल का उन्होंने जितना भी एक्सपोर्ट
इंपोर्ट किया था, तो उसका एक्सपोर्ट जो है किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर सहमति जो है आपस में बनती हुई नजर आ रही है, जिससे कि भारत में आने वाले कुछ प्रोडक्ट जो है सस्ते हो जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए इसके लिए आपको अब ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कहने को तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बनी फेम 2 पॉलिसी पहले से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी है, लेकिन इससे इलेक्ट्रिक कार या 2 व्हीलर खरीदारों को सीधा फायदा नहीं होने वाला है। सरकार अगले 3 साल में 10,000 करोड़ खर्च करना चाहती है, लेकिन इसमें से ज्यादातर पैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन पर खर्च होगा। इलेक्ट्रिक कार पर सब्सिडी 1.25 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है, लेकिन ये छूट सिर्फ टैक्सी को मिलेगी। प्राइवेट गाड़ियों के लिए सरकार कोई रियायत नहीं देगी। इसी तरह से सस्ते इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर छूट 22,000 से घटकर 13,000 रुपए कर दी गई है। हमें गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहती है और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाना चाहती है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए। जहां हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टैक्सी को स्कीम का फायदा मिलेगा, वहीं पहली बार ई ऑटो और ई रिक्शा को भी पॉलिसी में शामिल किया गया है, जिन्हें 50,000 से 1 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन इस स्कीम का सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों के हिस्से, जिन पर 30 से 60 लाख तक की रियायत मिलेगी। कुल मिलाकर 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, 55,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स और 7,000 बसों को सब्सिडी मिलेगी। जो आज हमारे मार्केट में 2 व्हीलर है, जो 90 सीसी बाइक एक टिपिकल से हीरो होंडा स्प्लेंडर है या एक्टिवा है, उसको compete करने वाले जो 2 व्हीलर्स हैं उनको सही इंसेंटिव मिले, तो वो काफ़ी हद तक ये पॉलिसी कर रही है। फेम पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। देश भर में कुल 2,700 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। सरकार की हर 3 किलोमीटर पर कम से कम 1 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। रोहन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कार बाजार में इन दिनों एसयूवीज और उसमें भी टॉप मॉडल्स को लेकर दीवानगी बढ़ रही है। हालांकि एसयूवीज और दूसरी बड़ी गाड़ियों के बेस मॉडल और टॉप मॉडल में 1.5 लाख रुपए का फर्क रहता है, लेकिन एसयूवीज के 70% ग्राहक टॉप वेरिएंट ही खरीद रहे हैं। कार बायर्स का मानना है कि टॉप मॉडल एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होती है, जिसमें इंफोटेनमेंट के बढ़िया सिस्टम, अलॉय व्हील्स और बेहतरीन सुरक्षा उपकरण शामिल हैं। बात करें टाटा हैरियर की, तो हैरियर की 70 से 75% की बुकिंग उसके 2 टॉप वेरिएंट XZ, XT की हुई है। वहीं होंडा सिटी की कुल बिक्री में XZ और VX का 60% योगदान रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में पहले चरण की मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, जबकि दूसरे चरण की आधारशिला रखी है। इस मौके पर पीएम के साथ यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और डिप्टी सीएम नितिन भाई पटेल भी मौजूद थे। वहीं पीएम मोदी ने अहमदाबाद में 1 नेशन 1 कार्ड स्कीम को भी लॉन्च किया। इस कार्ड का उपयोग आप बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन जैसे यात्रा के किसी भी तरीके के लिए कर पाएंगे और सभी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड में एक खास फीचर भी यहां जोड़ा जाएगा। अहमदाबाद के लोगों को आज मेट्रो की सौगात मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मेट्रो किराए को लेकर प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने मेट्रो रेल के बढ़े हुए किराए को लेकर प्रदर्शन किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में पटरी पर उतरकर मेट्रो को रोकने की भी कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने किराया बढ़ाने का विरोध करते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने इन छात्रों को ट्रैक से हटा दिया। एक तरफ जहां अहमदाबाद के लोगों को मेट्रो की सौगात मिली है, वहीं मुंबई के लोगों के लिए आज से मोनो रेल का दूसरा फेज भी शुरू हो गया है। मोनो रेल के दूसरे फेज के शुरू होने से आम लोग 1.5 घंटे की दूरी सिर्फ 30 मिनट में पूरी कर सकेंगे। दूसरे फेज के शुरू होने से करीब 1 लाख लोग रोजाना आरामदायक सफर कर सकेंगे। सबसे खास बात यहाँ ये है कि मोनो रेल के जरिए करीब 11.5 किलोमीटर के लिए आम लोगों को महज 20 रुपए किराया चुकाना होगा और वडाला से लेके जैकब सर्कल तक ये मोनो रेल जाएगी। और आइए देखते हैं इस ट्रेन की क्या खूबियां हैं। मोनो रेल का सेकेंड फेज आज से शुरू हो चुका है। आम यात्रियों के लिए जो है वो ये सेकेंड फेज मोनो रेल का 11.28 किलोमीटर का
जो मोनोरेल का पूरा ट्रैक है वो तैयार करके लोगों के लिए खोल दिया गया। और सबसे अहम बात कि जो दूरी 90 मिनट यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे में तय की जाती थी, वो दूरी इस मोनोरेल के ज़रिए महज 30 मिनट में तय की जा सकेगी और सबसे कम भाड़े के रूप में, सबसे कम किराए के रूप में। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि MMRDA अथॉरिटी को उम्मीद है कि मोनोरेल से रोज़ाना तकरीबन 1 लाख लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे। कुछ यात्री फिलहाल जो है मोनोरेल की जो सेवाएं शुरू की गई हैं उसमें फर्स्ट फेज़ के पहले जो है यात्रा कर रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, मोनोरेल कितना फ़ायदेमंद है आम लोगों के लिए? अच्छा, फ़ायदेमंद है, सस्ता है। टैक्सी से जाएगा तो ज़्यादा लगेगा और AC में सफ़र है, ये AC में सस्ता है, वो हिसाब से देखेगा तो। एशिया की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप DBS अब भारत में अपनी सब्सिडियरी बैंक DBIL से फुल फ्लेज्ड बैंकिंग ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। बैंक अगले 12 से 18 महीनों में देश के करीब 25 शहरों में फिजिकल और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं शुरू करेगी। साथ ही रिटेल कस्टमर्स के लिए आकर्षक ब्याज दरें भी जारी रखी जाएगी और बैंक का फोकस छोटे व्यापारी के लिए लोन और डिजिटलाइजेशन पर होगा। 1,500 लार्ज और मीडियम कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, करीबन 12 से 15,000 SME कस्टमर्स हैं और 2.5 मिलियन कंज्यूमर कस्टमर्स हैं। ये सभी अगले 5 साल में सब्सटैंशियली ग्रो करेगी। ये भी बताया कि SME कस्टमर्स 12-15 हज़ार से एटलीस्ट 2 से 3 गुना हम बढ़ाना चाहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी देश भर में नमो नाम के सामान को बेचने की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के नमो मर्चेंडाइज वैन को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रवाना किया, जिसमें PM मोदी के नाम की टी-शर्ट, कॉफ़ी मग से लेकर किताबें भी शामिल हैं और ये वैन देश के हर लोकसभा क्षेत्र में जाएगी जहां लोग सामान खरीद सकेंगे। इससे बीजेपी को भी घर घर पहुंचने में मदद मिलेगी। नमो मर्चेंडाइज से इकट्ठा होने वाला पैसा गंगा की सफाई में इस्तेमाल होगा। आज सुबह से ही देश भर में महाशिवरात्रि की धूम रही। मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की मान्यता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में शिव भक्तों ने सुबह सुबह गंगा में डुबकी लगाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीयूष गोयल रेलवे की कई परियोजनाओं के सिलसिले में मुंबई में हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में आज अंतिम स्नान के साथ ही 49 दिनों तक चलने वाला कुंभ मेला खत्म हो जाएगा। आज कुंभ मेले में 80 लाख श्रद्धालुओं के गंगा और संगम में स्नान करने की संभावना है। महाशिवरात्रि स्नान के लिए 41 घाटों पर व्यवस्था की गई। पुलवामा हमला और एयर स्ट्राइक के बाद कुंभ मेले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। 15 जनवरी से शुरू हुए कुंभ में अब तक 22 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। चीन की मोबाइल कंपनी ओप्पो ने अपने ब्रांड रियलमी का नया फोन रियलमी 3 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने अपने नए फोन की कीमत बेहद आकर्षक रखी है। 32 GB वाले वेरिएंट की कीमत है 8,999 रुपये। 64 GB वाले वेरिएंट के लिए आपको 10,999 रुपये चुकाने होंगे। 3D यूनिबॉडी ग्रेडियंट डिज़ाइन वाला ये फ़ोन 3 रंगों में उपलब्ध है और फ़ोन में मीडियाटेक हेलियो P70 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ये फ़ोन एंड्रॉयड 9.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। In this price segment, P70 processor, amazing AI capabilities, 3D gradient designs, 12 nanometer based chipset, bootloader unlock camera to API Google Lens. इससे ज़्यादा मैं आपको ये लुक एंड फील ये प्राइस में कौन दे सकता है आपको। और ट्राई के नए नियम के मुताबिक क्या आपने अपने चैनल्स का चुनाव कर लिया है? नहीं तो जल्दी कीजिए। आवाज़, कलर्स, MTV जैसे आपके फेवरेट चैनल्स का चुनाव कीजिए। आपको फिर बता दें कि सिर्फ 1 रुपये प्रतिदिन में आप चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, और जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ 1 रुपये प्रतिदिन में। इसी के साथ आवाज़ समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।